Hello guys, welcome to the channel Concept of Laws. Today we start a topic Doctrine of Implied Authority, जो कि पार्टनरशिप एक्ट का एक टॉपिक है। सेक्शन 19 बात करता है इम्प्लाइड अथॉरिटी की। तो सेक्शन 19 का सब सेक्शन 1 क्या कहता है? जो प्रोविज़न्स सेक्शन 22 में दिए गए हैं, किसी भी पार्टनर का जो एक्ट होता है, जो किया जाता है यूजुअल वे में, फर्म द्वारा जो किए गए काइंड है बिजनेस के, उसको बाइंड करता है, वो फर्म को बाइंड करता है। तो ये डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 19 के सब सेक्शन 1 में। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 22, द एक्ट ऑफ अ पार्टनर विच इज़ डन टू कैरी ऑन इन द यूजुअल वे बिजनेस ऑफ द काइंड कैरिड ऑन बाय द फर्म बाइंड्स द फर्म। पार्टनर की अथॉरिटी है कि फर्म को बाइंड करना, तो इसी को कहा गया है इम्प्लाइड अथॉरिटी। अब सेक्शन 19 का सब सेक्शन 2 क्या कहता है? ये कहता है कि जो ट्रेड का कस्टम और यूसेज के एब्सेंस में पार्टनर की जो इम्प्लाइड अथॉरिटी है वो उसको ये सब चीज़ें करने से एम्पावर नहीं करती हैं। वो क्या क्या चीज़ें होती हैं? आर्बिट्रेशन को फर्म से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट हैं बिज़नेस के, वो चीज़ को सबमिट करना। जैसे ही फर्म का बैंकिंग अकाउंट ओपन कर देना फर्म के अपने नाम पर, उसके फर्म के बिहाफ में, ये चीज़ नहीं करनी है। फर्म के द्वारा जैसे कोई उसका क्लेम है या फिर पोर्शन ऑफ क्लेम है, उसको कॉम्प्रोमाइज़ रिलिंक्विश करना। जैसे फर्म के बिहाफ में कोई सूट विड्रॉ करना या फिर प्रोसीडिंग फाइल करना, ये सब नहीं करना है। जैसे कि फर्म के अगेंस्ट में कोई सूट या प्रोसीडिंग चल रहा है, उसमें जो भी फर्म की लायबिलिटी बन रही है उसको एडमिट कर लेना, ऐसा ये उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं है। पार्टनर ऐसा नहीं कर सकता है कि जो लायबिलिटी है फर्म के अगेंस्ट में वो उसको एडमिट कर ले। और जैसे कि फर्म के बिहाफ में कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेना। अब जैसे ही कोई या फिर जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर कोई फर्म से बिलोंग करती है तो उसको ट्रांसफ़र कर देना। फर्म के बिहाफ में किसी पार्टनरशिप में एंटर कर लेना, ये सब चीज़ें जो है ये इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं आती हैं, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है इन द एब्सेंस ऑफ एनी यूसेज और कस्टम ऑफ ट्रेड द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर डज नॉट एम्पावर हिम टू डू दिस। ये जो भी अभी हमने डिस्कस किया है। नाउ वी डिस्कस द स्कोप ऑफ द इम्प्लाइड अथॉरिटी। तो इसमें पॉलोक ने ये कहा कि जो फर्म के बिहाफ में पार्टनर एक्ट करता है वो जो है उस चीज़ को फर्म को बाइंड नहीं कर देगा। कंपनी, इसको हम एक लीगल वे में सिंपल वे में समझेंगे कि कंपनी तो एक लीगल पर्सन होती है। जैसे कि अब वो जो पार्टनर होता है वो क्या होता है कि ही इज़ एक्ट एज एन एजेंट, वो एजेंट के टाइप से एक्ट करता है। जनरल एजेंट है वो फर्म का, तो उसकी अथॉरिटीज़ भी जनरल हैं। अकॉर्डिंग टू लेंडली, जब पार्टनर किसी दिए गए एक्ट को करता है बिजनेस कैरी करने के लिए यूजुअल वे में, तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि वो बिज़नेस के नेचर को डिटरमाइन करे बाय प्रैक्टिस, क्योंकि हर एक जो बिज़नेस होता है उसका नेचर डिफरेंट होता है। अब वो जिस बिज़नेस से इंगेज्ड है तो उसको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तभी वो डिटरमाइन कर पाएगा उसके नेचर को। तो यहाँ पर क्या चीज़ मैटर करती है कि प्रैक्टिस कस्टम्स एंड यूसेजेस ऑफ बिजनेसमैन, जिससे कि वो इंगेज्ड है, दैट व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस ही इज़ इंगेज्ड। ये चीज़ पार्टनर को पता होनी चाहिए, तभी ये कहा जाएगा कि व्हाट एक्ट्स अ पार्टनर कैन बाइंड द फर्म। नाउ वी डिस्कस ट्रेडिंग एंड प्रोफेशनल फर्म्स एंड बोरोइंग पावर। इस पर्पस से कोड जो है वो ट्रेड को नॉन ट्रेडिंग और प्रोफेशनल बिजनेस से अलग करता है, डिस्टिंग्विश करता है, क्योंकि ये काफ़ी नीडफुल और यूज़फुल है फॉर ट्रेडर्स
टू बोरो मनी एंड इशू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। बट ये प्रोफेशनल्स के लिए उतना यूज़फुल नहीं है। एक केस था हिगिंस वर्सेस ब्यूकैम्प्स 1914। तो इसमें क्या होता है कि बी एंड एम जो होते हैं वो कैरी करते हैं एक बिज़नेस जो कि होता है सिनेमेटोग्राफिक थिएटर प्रोप्राइटर का पार्टनरशिप में। बी था स्लीपिंग पार्टनर और एम था मैनेजिंग पार्टनर। तो इनका जो डीड हुआ था, डीड प्रोवाइडेड दैट कि इनमें से कोई भी जो पार्टनर है वो मनी बोरो नहीं करेगा एक दूसरे की कंसेंट के बिना। अब एम जो होता है वो मनी बोरो करता है 2 सम्स ऑफ मनी। और किससे मनी बोरो करता है? जो प्लेंटिफ होता है एच। अब प्लेंटिफ क्या होता है? जो कि केस करता है, और जो डिफेंडेंट होता है वो होता है जिसके अगेंस्ट में केस किया जाता है। और वो मनी किस पर्पज़ से बोरो करता है? पार्टनरशिप बिजनेस में यूज़ करने के लिए। बट ही मिस अप्रोप्रिएटेड इट। अब जो लैंडर है जिसने जो कि मनी लैंड करता है वो किसको स्यू करता है? अदर पार्टनर जो था, बी पार्टनर था ना, स्लीपिंग पार्टनर, उसको वो स्यू करता है। अब इस केस में क्या बात हेल्ड हुई थी कि बी जो स्लीपिंग पार्टनर था वो लायबल नहीं माना गया। बी क्यों लायबल नहीं है? क्योंकि यहाँ पर ये बात हुई थी पहले ही कि जो मनी अगर बोरो की जाएगी इस बिज़नेस के लिए, पार्टनरशिप बिज़नेस के लिए, तो एक दूसरे की कंसेंट के बिना नहीं की जाएगी। और यहाँ पर क्या हुआ कि एम ने जो मनी बोरो की वो उसमें बी की कंसेंट ही नहीं ली। यहाँ पर कोई एक्चुअल अथॉरिटी नहीं थी बोरो करने के लिए इस बिज़नेस में। तो इस चीज़ से क्या पता चलता है? ये बात प्रूव होती है कि जो अथॉरिटी थी वो इम्प्लाइड थी फ्रॉम द नेचर ऑफ द बिज़नेस। जब कोर्ट को ये पता चला कि इट वाज नॉन ट्रेडिंग बिजनेस, तो यहाँ पर कोई इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं थी। जहाँ पर कोई पार्टनर द्वारा कोई मनी बोरो की जाती है जबकि उसको ये अथॉरिटी नहीं है, बट उसने मनी बोरो की फर्म के पर्पस के लिए उसने अप्लाई की, तो यहाँ पर फर्म लायबल होगी। तो ये था पार्ट फर्स्ट ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी। बाकी हम पढ़ेंगे पार्ट सेकंड में नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।